हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के 12th चैप्टर फ्रिक्शन का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज फ्रिक्शन। प्रीवियस सेशन में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर के अंडर हमें कवर करना है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक के साथ, फ्रिक्शन के साथ। तो आज के सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे लगता है, कब लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है और आखिर ये लग ही क्यों रहा है, यानी कि फ्रिक्शन का कॉज क्या है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं आज के हमारे इस सेशन में। सो आई होप इस सेशन का जो टारगेट है वो सभी बच्चों को है एकदम क्लियर। तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पे हम बात करेंगे फ्रिक्शन के ऊपर। अब फ्रिक्शन एग्जैक्टली है क्या, तो उसे समझने के लिए यहाँ पे हम एक बहुत ही इजी पीजी एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि व्हेन वी पुश अ बॉक्स lying on the floor with a small amount of force, it does not move at all। यानी कि ज़मीन पर, फ्लोर पर, ग्राउंड पर एक बॉक्स रखा हुआ है और उस बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स ही लगा रहे हैं। भाई प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि पुश या पुल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला पुल या पुश क्या है, फोर्स ही तो है। तो ज़मीन पे या फ्लोर पे रखे हुए बॉक्स को हम पुश कर रहे हैं। पुश भी कैसे कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही फोर्स लगा रहे हैं। तो उस थोड़े बहुत फोर्स से क्या बॉक्स डिस्प्लेस होगा, नहीं होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे यही चीज़ लिखी गई है कि इट डज नॉट, यानी कि बॉक्स डज नॉट मूव एट ऑल। अब इसको भी समझने के लिए आपको आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये वाली। इस पिक्चर में हो क्या रहा है, इस पिक्चर में एक अलमीरा है, लकड़ी की अलमीरा है, अलमारी है, जिसको कि ये जो भाई साहब है ये शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ये भाई साहब ये चाहते हैं कि इनकी जो अलमीरा है ना, ये पॉइंट ए से कहाँ आ जाए, बी तक आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, ए से बी तक अलमारी तभी जाएगी ना जब वो अपनी जगह से खिसकेगी, जब अपनी जगह से वो शिफ्ट होगी, डिस्प्लेस होगी। और डिस्प्लेस कब होगी, जब ये अलमीरा रेस्ट से मोशन में आएगी। याद करो अपना प्रीवियस चैप्टर, वहाँ पे मैंने आपको बताया है, हमने ये चीज़ समझी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट से मोशन में आना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर ये भाई साहब अलमारी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेना, मतलब बी पॉइंट तक लाना चाहते हैं, इस अलमीरा को डिस्प्लेस करवाना चाहते हैं, शिफ्ट करवाना चाहते हैं, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब अलमीरा रेस्ट से मोशन में आएगी। और रेस्ट से मोशन में कब आएगी अलमीरा, जब ये भाई साहब क्या करेंगे, उसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। तो आप देख रहे हो, इस इमेज को देख करके आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अलमारी को पुश कर रहे हैं। देखो पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो अलमारी है वो खिसकने का नाम ही नहीं ले रही है। हमने अभी पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया कि भाई रेस्ट से मोशन में लाना है तो फोर्स लगाओ ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो लगा तो रहे हैं भाई साहब, लेकिन फिर भी अलमीरा अपनी जगह से 1 सेंटीमीटर भी डिस्प्लेस नहीं हुई है, 1 सेंटीमीटर भी वो शिफ्ट नहीं हुई है। इसका रीज़न मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप बोलोगे कि मैम भाई साहब में जो है ना ज़्यादा ताकत नहीं है, इनने जो है ना बॉर्नवीटा नहीं पिया होगा, इनमें इतनी एनर्जी नहीं है, ये ज़्यादा फोर्स लगा ही नहीं पा रहे होंगे। बात तो सही है, लेकिन थोड़ा बहुत तो फोर्स लगा रहे हैं ना, तो उस थोड़े बहुत फोर्स से अलमीरा को शिफ्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं हो रही है। एक बात मुझे बताओ, आपके घर में कोई छोटा भाई बहन तो होगा ही आपके पास, ठीक है। तो सपोज एक डब्बा है, ठीक है ना, उस बॉक्स को आप अपने छोटे भाई से, जैसे कि इसको मैं डायग्राम से समझाऊं तो आसान हो जाएगा। ये एक बॉक्स है, यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे आपका छोटा भाई खड़ा है, या छोटी बहन खड़ी है। अब आप इस अपने छोटे भाई बहन से बोल रहे हो कि ज़रा बॉक्स पे धक्का दो धक्का, ताकि जो बॉक्स है वो क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। तो आपका जो छोटा भाई बहन है वो लगा है बॉक्स को धक्का देने में, लेकिन बॉक्स अपनी जगह से हिल नहीं रहा। क्यों नहीं हिल रहा, क्योंकि पता है आप क्या कर रहे हो, आप बॉक्स के ऑपोजिट साइड में खड़े रह करके आप भी बॉक्स को क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो। आपने अपने छोटे भाई बहन से तो बोल दिया कि वहां से धक्का दो ताकि जो बॉक्स है वो शिफ्ट हो जाए, लेकिन आप उसे परेशान करने के लिए क्या कर रहे हो, बॉक्स के ऑपोजिट साइड में खड़े होकर के आप भी जो है ना बॉक्स को धक्का दे रहे हो।
तो बेचारा आपका छोटा भाई बहन धक्का देगा भी बॉक्स को तो भी बॉक्स नहीं हिलने वाला अपनी जगह से। क्यों नहीं हिलने वाला? क्योंकि उसके सामने कौन खड़ा है? आप खड़े हो, और आप क्या कर रहे हो? आप भी धक्का लगा रहे हो, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। भाई आपका जो छोटा भाई बहन है वो आप बोल सकते हो कि लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है ना, टुवर्ड्स वो लेफ्ट फोर्स लगा रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि राइट की तरफ फोर्स लगा रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, भाई बहन जो है वो छोटा है, वो ज्यादा ताकत उसमें है नहीं, वो ज्यादा जो है ना फोर्स लगा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि लगा नहीं रहा है, लगा रहा है, लेकिन उसका जो फोर्स है ना वो आपके द्वारा लगाए गए फोर्स से कैसा है? छोटा है। तो वो जो भी फोर्स लगा रहा होगा ना, उस फोर्स को आप अपने फोर्स से क्या कर रहे हो? ओवर पावर कर रहे हो। तो बेचारा जो बॉक्स है ना वो कभी भी शिफ्ट नहीं होने वाला, चाहे आपका छोटा भाई बहन और कितना ही फोर्स क्यों ना लगा ले, क्योंकि आप सामने खड़े होकर के फोर्स लगा रहे हो। इतना समझ में आया? अब वापस से जो है ना इन भाई साहब के ऊपर आ जाओ, अपना और अपने भाई बहन को जो है ना एग्जाम्पल उनका साइड में रख दो। अब फिर से इन भाई साहब के ऊपर आओ कि ये भाई साहब तो फोर्स लगा रहे थे और यहाँ पे अलमीरा के ऑपोजिट साइड में कोई और खड़ा भी नहीं था। भाई आपके वाले केस में तो आप खड़े थे ना अपने छोटे भाई बहन की फोर्स को अपोज करने के लिए, लेकिन इस केस में तो अलमारी के दूसरे साइड में कोई नहीं खड़ा है। तो भाई साहब फोर्स लगा तो रहे, लेकिन ये डिस्प्लेस क्यों नहीं हो रही है अलमीरा? वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि एक फोर्स लग रहा है। माना कि यहाँ पे कोई खड़ा नहीं है, यहाँ पे कोई खड़ा रह करके ऑपोजिंग फोर्स नहीं लगा रहा है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन फिर भी इस केस में क्या हो रहा है? एक फोर्स तो लग रहा है, वो फोर्स जो कि अलमीरा को डिस्प्लेस नहीं होने दे रहा है। इस केस में आपके और आपके भाई बहन वाले केस में आप वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, आपका फोर्स बॉक्स को डिस्प्लेस नहीं होने दे रहा था। आपको छोटा भाई बहन तो कर रहा था डिस्प्लेस, कोशिश तो वो कर रहा था, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप खड़े होकर के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे। लेकिन इस केस में क्या हुआ भाई? इस केस में तो कोई भी नहीं है अलमारी के बगल में, सिर्फ भाई साहब है और उनकी अलमारी है। भाई साहब लगा भी रहे हैं फोर्स, लेकिन फिर भी अलमारी नहीं खिसक रही है। क्यों नहीं खिसक रही है? क्योंकि कोई ना कोई फोर्स तो भाई लग ही रहा है। इस केस में भी आपका डब्बा क्यों नहीं खिसका था? क्योंकि फोर्स लग रहा था, आप लगा रहे थे। इस केस में भी अलमारी नहीं खिसक रही है, क्यों नहीं खिसक रही है? कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा है। एक ऐसा फोर्स जो कि भाई साहब के फोर्स को क्या कर रहा है? ओवरकम कर रहा है। भाई साहब के फोर्स का इफेक्ट शो होने ही नहीं दे रहा है। आई बात समझ में? तो when we push a box lying on the floor with a small amount of force, it does not move at all. थोड़े बहुत फोर्स से अगर हम किसी चीज को धक्का देने की कोशिश करेंगे, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी। It means that the surface of the floor on which the box is resting exerts some force on the box which acts in a direction opposite to the force of our push. जैसे कि मैंने आप पे बोला कि भाई साहब फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी अलमारी क्यों नहीं खिसक रही है? क्या अलमारी नहीं खिसकना चाहती है? भाई अलमारी को क्या मतलब है? उसको ए पॉइंट पर रख दो या बी पॉइंट पर रख दो, है ना, उसे कोई मतलब नहीं है, वो कहीं भी रह सकती है। तो अलमारी जो है ना अपने आप को खिसकने से मना नहीं कर रही है, वो तो खड़ी हुई है कि हाँ ठीक है फोर्स लगाओ, हम इसे बी पॉइंट पे चले जाएंगे। लेकिन फिर क्यों नहीं अलमारी खिसक रही है भाई साहब के फोर्स लगाने के बावजूद? क्योंकि एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स भाई साहब के फोर्स को क्या कर रहा है? ओवर पावर कर रहा है। वो फोर्स भाई साहब के फोर्स से कैसा है? बड़ा है, जिसके कारण इनके धक्का देने से भी अलमारी नहीं जा रही है। तो सवाल यह है कि आखिर ये फोर्स लगा कौन रहा है? तो एक बात बताओ, इस पूरे सेटअप में कौन कौन है? ये भाई साहब है, उनकी अलमारी है, और क्या है? फ्लोर है। भाई कहाँ भाई साहब और फ्लोर है? कहाँ? फ्लोर पे ही तो है ना। तो मतलब भाई साहब और अलमारी कहाँ है? फ्लोर पे ही तो है ना। तो भाई साहब तो फोर्स लगा रहे थे, अलमारी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी धक्का दे दो उसको, वो अपने आप को जो है ना रेजिस्ट नहीं कर रही है। बचा कौन? बचा है ये फ्लोर, जिसके ऊपर अलमारी रखी है। तो ये फ्लोर क्या कर रहा है? ये फ्लोर वो फोर्स लगा रहा है जो कि भाई साहब वाले फोर्स को क्या कर रहा है? ओवर पावर कर रहा है। मैंने आपको बताया ना कि एक ऐसा फोर्स है जो कि भाई साहब के फोर्स से कैसा है? बड़ा है, जिसके कारण अलमारी आगे नहीं खिसक रही है। तो ये फोर्स, बड़ा वाला फोर्स आ कहां से रहा है? तो ये जो फ्लोर है ना, ये जो ग्राउंड है, यही फ्लोर क्या कर रहा है? बॉक्स के ऊपर, अलमारी के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, और वही फोर्स भाई साहब के फोर्स से कैसा है? बड़ा है, जिसके कारण अलमारी आगे नहीं जा रही है। तो अभी यही बोला गया है कि इट मीन्स दैट द सरफेस ऑफ द फ्लोर on which the box is resting exerts some force
on the box which acts in the opposite direction to the force of our push. जिस डायरेक्शन में भाई साहब पुश कर रहे हैं ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम बोल रहे हैं कि फ्लोर क्या कर रहा है, बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है। आई बात समझ में? फोर्स लग रहा था यहाँ, भाई साहब लगा रहे थे टुवर्ड्स राइट फोर्स, लेकिन जो फोर्स फ्लोर लगा रहा है बॉक्स के ऊपर, अलमारी के ऊपर, वो कहाँ है? वो है टुवर्ड्स लेफ्ट। जैसे कि आपके और आपके भाई वाले एग्जांपल में हो रहा था ना कि आपका भाई लगा रहा था टुवर्ड्स लेफ्ट में फोर्स, आप लगा रहे थे राइट में फोर्स, तो आपका जो राइट वाला फोर्स है वो भाई के लेफ्ट वाले फोर्स को ओवर पावर कर रहा था। सिमिलरली भाई साहब जो राइट साइड में फोर्स लगा रहे हैं, उसे ओवर पावर कौन कर रहा है? कौन उसके ऊपर हावी हो रहा है? तो वो फोर्स जो कि ग्राउंड या फ्लोर लगा रहा है बॉक्स के ऊपर, अलमारी के ऊपर, कौन से डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, भूलिएगा मत। इन अदर वर्ड्स, सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ द स्टेशनरी बॉक्स विच अपोजिट्स इट्स मोशन। आसान शब्दों में आप क्या बोल सकते हो कि एक फोर्स ऐसा है जो कि स्टेशनरी बॉक्स के बॉटम पे लग रहा है, जो कि उसके मोशन को अपोज कर रहा है, ड्यू टू विच द बॉक्स डज नॉट मूव, जिसके कारण हमारा जो बॉक्स है वो मूव नहीं कर पा रहा है। दिस नेचुरल फोर्स between the floor and the bottom of the box which opposes the motion of box on the floor is called what? Friction। और यही तो है क्या? फ्रिक्शन। वो फोर्स जो कि फ्लोर लगा रहा है अलमारी के ऊपर या बॉक्स के ऊपर या कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसके कारण अलमारी या ऑब्जेक्ट बॉक्स आगे मूव ही नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि उसको धक्का दे नहीं रहा है, धक्का तो दे रहा है, लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है, फ्लोर लगा रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसके कारण ऑब्जेक्ट आगे नहीं मूव कर पा रहा है। यानी कि वो जो फोर्स है ना, वो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर रहा है, और ऐसे अपोजिंग फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। ये फ्रिक्शन कहाँ लगता है? ऑब्जेक्ट के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है कि अगर ऑब्जेक्ट को यहां जाना है तो फ्रिक्शन लगेगा कहाँ? यहां, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है ना मूव करे अपनी जगह से। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपोजिंग फोर्स कहते हैं फ्रिक्शन को। अब बॉल मूविंग, अच्छा चलो वो वाला एग्जांपल तो हमने देख लिया कि जो भाई साहब हैं वो अलमारी को खिसका क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दम तो लगा रहे हैं, फोर्स तो वो लगा रहे हैं, लेकिन बदले में जो आप बोल सकते हो कि फ्लोर है वो क्या कर रहा है? अलमारी के ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा है। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि धक्का लग रहा है टुवर्ड्स राइट। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? लेफ्ट में लग रहा है। तो क्योंकि फ्रिक्शन कैसा है? भाई साहब के द्वारा लगाए गए फोर्स से बड़ा है, इसीलिए जो बॉक्स है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में अब एक और हम केस लेते हैं। इस केस में हो क्या रहा है कि अ बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन ग्रेजुअली एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। अब एक बॉल है, अभी तक तो ये था कि हमारा जो अलमारी था, जो हमारे पास बॉक्स था, वो मूव कर ही नहीं पा रहा था। अब हमारे पास जो बॉल है वो कैसी है? वो मोशन में ही है, वो चल रही है, लेकिन चलते चलते अचानक से क्या हुआ? वो रुक गई। फर्स्ट केस में तो ऑब्जेक्ट मूव हुआ ही नहीं था, ना पहले मूव कर रहा था, ना फोर्स लगने के बाद ही मूव हुआ फ्रिक्शन के कारण। लेकिन इस केस में तो बॉल ऑलरेडी कैसी थी? मोशन में थी। हम सबको पता है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में होता है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाने के लिए क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। अगर रेस्ट से मोशन में लाना है तो फोर्स लगाओ, मोशन से रेस्ट पे लाना है तो भी फोर्स लगाओ। तो ये जो बॉल है अच्छी खासी मोशन में थी, ये रेस्ट पे आ गई। रेस्ट पे आई, इसका मतलब क्या? कि डेफिनेटली कोई फोर्स लगा है। अब आप बोलोगे कि मैम बॉल के सामने तो कोई खड़ा ही नहीं था, फिर किसने आकर के जो है ना इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाया जिसके कारण ये बॉल रुक गई? अरे इस पूरे सेटअप में क्या आप फिर से ग्राउंड को या फ्लोर को भूल गए क्या? ये बॉल ग्राउंड पे मूव कर रही है ना, तो जैसे ही ग्राउंड के कांटेक्ट में बॉल आएगी, ग्राउंड क्या करेगा? देखेगा कि अरे मेरे ऊपर बॉल मूव कर रही है, लेकिन मैं तो जो है ना इस बॉल को मूव करने नहीं दूंगा। तो ग्राउंड क्या करने वाला है? इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाने वाला है। वो फोर्स कैसा होगा? बॉल के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। बॉल जा रही है टुवर्ड्स राइट, तो ग्राउंड बॉल पे कहां फोर्स लगाएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगाएगा। और इस ऑपोजिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसा नहीं है कि जब मूविंग, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, तो ही जो है ना उसके ऊपर लगेगा। रेस्ट पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन लगता है। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझने की और अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए।
So a ball moving on the ground slows down gradually and stops after covering some distance. यानी कि बॉल आ रही थी, अचानक से हम बोलते हैं कि धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी स्पीड कम हुई और एक पॉइंट पे आकर के सर्टेन डिस्टेंस को कवर करके वो रुक जाएगी. We know that a force is required to stop a moving ball. हमको पता है कि एक फोर्स चाहिए होता है बॉल को रोकने के लिए. This means that a force is exerted by the ground on the moving ball which opposes its motion and brings it to a stop. तो सीधी सी बात है, डेफिनेटली ग्राउंड ने क्या किया है, क्योंकि और तो कोई सामने खड़ा ही नहीं है, ना बॉल के आगे खड़ा है, ना बॉल के पीछे खड़ा है, ना ऊपर है ना नीचे है. नीचे कौन है? फ्लोर है, ग्राउंड है. तो डेफिनेटली ग्राउंड ने ही क्या करा है, मूविंग बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाया है जो कि कैसा है, उसके मोशन के डायरेक्शन में ऑपोजिट है. दिस फोर्स विच ऑपोजिट्स द मोशन ऑफ बॉल ऑन द ग्राउंड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है ना. अब ये जो फोर्स लग रहा है जो कि बॉल के मोशन को अपोज कर रहा है, जो कि कौन लगा रहा है? ग्राउंड लगा रहा है बॉल के ऊपर. ये क्या है? फ्रिक्शन ही तो है. नाउ वी कैन डिफाइन फ्रिक्शन एज फॉलो. सो 2-3 मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं. अब आप फ्रिक्शन को आसानी से डिफाइन कर सकते हो. एग्जाम में आता है, पेपर में आता है कि डिफाइन फ्रिक्शन. तो क्या होता है फ्रिक्शन? द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या है? एक ऑपोजिंग फोर्स तो है ही. ऑपोजिंग फोर्स क्यों है? क्योंकि वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है. लेकिन ये फ्रिक्शन लगता कब है? जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो. जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करता है? उसके कांटेक्ट में आता है, तब जाकर के फ्रिक्शन लगता है. याद करो, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है फोर्सेस 2 टाइप के होते हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट. तो कांटेक्ट वाले कब लगते हैं? जब 2 ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होते हैं. नॉन कांटेक्ट में हम बोलते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती है, दूर दूर से ही जो है ना फोर्सेस लग जाते हैं. तो फ्रिक्शन किसकी कैटेगरी में आता है? फ्रिक्शन फोर्स आता है कांटेक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में, कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को क्या करता है? टच करता है, तब उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है. और ये फ्रिक्शन क्या करता है? ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस मोशन को वो अपोज करता है. आप खुद ही सोचो, बॉल जो है ना, ग्राउंड ने बॉल के ऊपर फ्रिक्शन कब लगाया? क्योंकि जब बॉल ग्राउंड की सरफेस के कांटेक्ट में आई. जब फ्लो, आप बोल सकते हो कि बॉल का जो सरफेस है वो ग्राउंड के सरफेस के कांटेक्ट में आया. जब इन दोनों के बीच में कांटेक्ट बना, तब जाकर के ग्राउंड ने बॉल के ऊपर फ्रिक्शन लगाया है. आई बात समझ में? तो फोर्स which always opposes the motion of one object over another object in contact with it is called friction. एक ऐसा फोर्स जो कि क्या करता है? हमेशा मोशन को अपोज करता है. किसके मोशन को? तो एक ऑब्जेक्ट के मोशन को. किसके ऊपर? दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके साथ वो कांटेक्ट में है. इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं. नाउ फ्रिक्शन अकर्स बिटवीन द 2 सरफेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. है ना. फ्रिक्शन कब लगता है, कहाँ लगता है? तो आप बोल सकते हो कि 2 सरफेसेस जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उनके बीच में फ्रिक्शन लग जाता है. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी पुश अ हेवी बॉक्स kept on the floor, the force of friction occurs between the surface of the floor and the bottom of the box. अगर फ्लोर पे क्या रखा हुआ है? एक भारी सा बॉक्स रखा हुआ है, हैवी बॉक्स रखा है, और उसको हम पुश कर रहे हैं, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? बिटवीन द सरफेस ऑफ द फ्लोर एंड द बॉटम ऑफ द बॉक्स. ये नहीं कि अगर आपके पास ये फ्लोर है, ठीक है ना, ये क्या है? फ्लोर का सरफेस है, और ये उसके ऊपर आपने हैवी सा बॉक्स रखा हुआ है, और आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे इसको पुश कर रहे हो, तो फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन एंटायर बॉक्स पे लगने वाला है. यहाँ पे भी फ्रिक्शन, यहाँ पे भी फ्रिक्शन, यहाँ पे भी. ऐसा नहीं होगा. फ्लोर का जो सरफेस है और इस बॉक्स का जो बॉटम है, भाई सीधी सी बात है, जो चीज कांटेक्ट में आएगी उसी के ऊपर तो फ्रिक्शन लगेगा ना, उसी के ऊपर तो फोर्स लगेगा. तो इस बॉक्स का कौन सा वाला पार्ट फ्लोर के सरफेस के कांटेक्ट में है? उसका बॉटम. तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्लोर के सरफेस और बॉक्स के बॉटम के बीच में लगेगा. क्लियर है? चलो, ये वाला पॉइंट भी हो गया. एंड इन द केस ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, फ्रिक्शन अकर्स बिटवीन द सरफेस ऑफ ग्राउंड एंड द सरफेस ऑफ बॉल. और ये वाला जो एग्जांपल था जिसमें कि बॉल हमारी ग्राउंड के ऊपर जो है ना रोल कर रही थी, उस समय फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? तो ग्राउंड के सरफेस पर और बॉल के सरफेस पर. बॉल के सरफेस पर और ग्राउंड के सरफेस के बीच में, ग्राउंड और बॉल दोनों के ही सरफेसेस के बीच में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा. In fact, friction acts on both the surfaces in contact with each other. फ्रिक्शन जो है ना,
दोनों ही सरफेसेस जो कि आपस में कांटेक्ट में आई हैं, दोनों के ऊपर फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स which occurs when the two objects tend to slide over each other and even when they are actually sliding या moving over each other push friction। अच्छा, तो बेसिकली हुआ क्या, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करता है उस समय फ्रिक्शन लगता है। इनफैक्ट जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपरली स्लाइड कर रहा होता है तो भी उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है। दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर बॉक्स स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, फ्लोर पे रखा हुआ है, तो केवल उसी समय जो है ना बॉक्स और बॉक्स के बॉटम और फ्लोर के सरफेस के बीच में जो है ना फ्रिक्शन लगेगा। जिस समय बॉल रोल हो रही थी, जिस समय बॉल ग्राउंड के ऊपर स्लाइड मतलब रोल हो रही थी, जब बॉल मोशन में थी उस समय भी दोनों ही सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन लगा था, बॉल की सरफेस में और ग्राउंड के सरफेस के बीच में। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। कब, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा होगा, प्लस जब वो एक्चुअली में स्लाइड कर भी रहा होगा तो भी। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट पे हम आ जाते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन समझ में आ गया, एग्जाम में डेफिनेशन आएगी तो डेफिनेशन लिख कर के आना। अगर आता है कि फ्रिक्शन को जो है ना आप एक्सप्लेन करो कि फ्रिक्शन है क्या, तो जो मैंने आपको अभी 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, आपका और आपके भाई वाला, भाई साहब वाला और वो बॉल वाला, तो जो भी तीनों में से आपको एग्जाम्पल अच्छा लगा हो वो एग्जाम्पल जो है ना आप अपनी आंसर शीट में लिख करके आ जाइएगा कि भाई फ्रिक्शन की डेफिनेशन ये होती है और उसको हम एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन क्या होता है। The force of friction always opposes the motion of one object over another object। ये बात तो हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ ली है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना वो क्या है, वो हमेशा हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस मोशन को वो क्या करेगा, अपोज करेगा, तभी तो फ्रिक्शन को हम अपोजिंग फोर्स बोलते हैं ना भाई। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स और टेंड्स टू मूव, यानी कि एक ऐसा डायरेक्शन जिसमें कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मूव करने की कोशिश कर रहा है, उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम जो है ना एक एक्टिविटी करके देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है कि आपके पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर हम बोलते हैं कि बुक रखी हुई है, ठीक है ना। इस बुक को हम क्या करेंगे, जब हम राइट की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, है ना, अगर इसको हम राइट साइड में क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, लेफ्ट में लगेगा। अगर इस बुक को हम यहाँ पे आकर के इसको लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, राइट में लगेगा। इन द अबव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट व्हेन द मोशन ऑफ द बुक इज टुवर्ड्स राइट, जब ऑब्जेक्ट जो बुक है उसका मोशन कैसा है, राइट में है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है। इसके अलावा व्हेन द मोशन ऑफ द बुक इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, हमेशा राइट साइड में लगेगा। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट to the direction in which an object moves or tends to move. This is why the force of friction always opposes the motion of an object. हमने ये तो डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन रहेगा और उस मोशन का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में ही क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। आई बात समझ में? हमने ये पढ़ लिया कि फ्रिक्शन क्या होता है, एक ऑपोजिंग फोर्स है, हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। लेकिन अपोज क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका डायरेक्शन ही ऐसा है ना कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा या मूव करने की कोशिश करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आकर के फ्रिक्शन लग जाएगा। तो ऑब्जेक्ट या तो मूव कर ही नहीं पाएगा, या अगर कर भी रहा होगा तो वो अल्टीमेटली उसकी स्पीड कम होकर के ग्रेजुअली वो रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन चाहता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट मूव करे। आई बात समझ में? तो अगर वो नहीं चाहता कि ऑब्जेक्ट मूव करे, उसके मोशन को अगर वो अपोज करना चाहते तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो लग जाएगा, और जहां वो लगा वहां समझ लो जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन पे खतरा जो है ना मंडराने लगेगा। ऑब्जेक्ट जो है ना मूव ही नहीं कर पाएगा, तो मूव नहीं कर पाएगा, या अगर कर भी रहा होगा तो अल्टीमेटली वो रेस्ट पे आ जाएगा स्पीड कम करके अपनी। क्लियर है आप सभी को इतना? चलिए फिर इसके बाद में, इन बोथ द केसेस डिस्क्राइब्ड अबव द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ बुक ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। दोनों ही केसेस में क्या हुआ, बुक
का जो मोशन हो रहा है टेबल के ऊपर, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उस मोशन को अपोज कर रहा है, रोक रहा है. दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अकर्स between the surface of the table and the surface of the book in touch with each other. obvious सी बात है, ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, टेबल के सरफेस और बुक का जो सरफेस है, दोनों ही सरफेसेस के बीच में लग रहा है. in the above examples we have applied the force of push of our hand to move a book lying on a horizontal टेबल टॉप. और दोनों ही एग्जाम्पल्स में हुआ क्या, हम धक्का दे रहे थे बुक को, इसलिए जो बुक है वो कहाँ जा रही थी, मोशन में आ रही थी, है ना. जब हम बुक को राइट में धक्का दे रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, पुश लगा रहे थे, तब बुक जो है ना राइट में जा रही थी. जब हम बुक को लेफ्ट में धक्का दे रहे थे, तब जाकर के जो बुक है वो कहाँ जा रही थी, लेफ्ट में जा रही थी. लेकिन ये बुक लेफ्ट या राइट जाने में अल्टीमेटली रुकी क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है बुक के सरफेस और टेबल के सरफेस के बीच में, जो कि क्या कर रहा है, बुक के मोशन को अपोज कर रहा है. चलिए फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, The book can also be moved by the force of gravity of earth provided the table is tilted a little. यानी कि अभी जो हमने दो एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, उन दोनों ही एग्जाम्पल्स में हम टेबल पे रखी हुई बुक को क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे और पुश करा करके उसको मूव करवा रहे थे. लेकिन अब यहाँ पे बोला गया है कि जो बुक रखी गई है ना टेबल पे, वो बिना हमारे पुश किए भी मूव कर सकती है. तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे, अरे भाई टेबल जो है ना उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, है ना. टिल्ट करने पर, टेढ़ा करने पर क्या होगा, अर्थ की जो ग्रेविटी होगी, अर्थ का जो उसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो बुक है वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी. यानी कि बुक जो है वो अपनी जगह से क्या करेगी, मूव कर जाएगी. मुद्दा तो यही है ना कि हमको बुक को मूव करवाना है. पहले दो एग्जाम्पल्स में हम बुक पे फोर्स लगा रहे थे जिसके कारण बुक मूव कर रही थी. अब हम फोर्स नहीं लगाएंगे, बल्कि अब हम क्या करेंगे, बस जो टेबल है ना उसको कुछ इस तरीके से टिल्ट कर देंगे, है ना. इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उठा देंगे. उठाने से क्या होगा, एक तरफ से टेढ़ा करने पर क्या होगा, अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो बुक है वो अपने आप क्या होगी, इस टेबल की सरफेस के ऊपर मूव करने लगेगी. So if we tilt the table somewhat, then the book kept on it will start sliding down slowly. और जैसे ही हम टेबल को टिल्ट करेंगे, टेढ़ा करेंगे, जो बुक है ना वो क्या करने लगेगी, टेबल के सरफेस के ऊपर स्लाइड करने लगेगी. In this case, the force of gravity is acting in the downwards direction. और इस केस में हम बोलते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लग रहा है. Since the book is moving in the downwards direction, the force of friction must act on it in the opposite direction, यानी कि upward direction. अब देखो मोशन तो यहाँ पे भी बुक का हो ही रहा है ना, और अगर अब फ्रिक्शन इस बुक के मोशन को अपोज करना चाहता है तो उसको कहाँ लगना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना पड़ेगा. ऑपोजिट मतलब क्या, अपवर्ड्स डायरेक्शन में. भाई पहले ही बोल दिया कि इस केस में देखो आप बुक को मूव नहीं कर रहे हो, बुक अपने आप मूव कर रही है. अपने आप कैसे कर रही है, आपने बस टेबल को टेढ़ा कर दिया था जिसके कारण अब इस बुक के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, और इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो बुक है वो क्या कर रही है, नीचे आ रही है. भाई फोर्स लगेगा तो बुक अपने आप आएगी ना, बुक मूव करेगी ना. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो बुक है वो टेबल के सरफेस के ऊपर स्लाइड करने लगी, यानी कि मूव करने लगी. ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लग रहा है. अब अगर फ्रिक्शन जो है ना इस बुक के मोशन को अपोज करना चाहता है तो फ्रिक्शन को कहाँ लगना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में. ऑपोजिट मतलब क्या, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है नीचे तो फ्रिक्शन को कहाँ लगना पड़ेगा, अपवर्ड्स डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ. आई बात समझ में. चलिए तो कुल मिलाकर के जो फ्रिक्शन है उसे किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करना है. वो अपोज तभी कर पाएगा जब वो ऑब्जेक्ट के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. जैसे कि बुक मूव कर रही थी ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ लग जाएगा, ऊपर की तरफ. आई होप इतना सबको समझ में आया होगा. तो फ्रिक्शन क्या होता है, डेफिनेशन समझ में आ गई, इसका डायरेक्शन क्या है वो हमें समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं कि आखिर इस फ्रिक्शन का कॉज है क्या, आखिर ये फ्रिक्शन लग ही क्यों रहा है. अब हम ये पता करने की कोशिश करेंगे. कैसे कोशिश करेंगे, तो चलो अब हम आ जाते हैं अपने एक और सब टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है क्या, कॉज ऑफ फ्रिक्शन. यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ रफ सरफेस दो द सरफेस में अपीयर टू बी स्मूथ टू द नेकेड आइज.
यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो कैसा होता है, रफ ही होता है। हालांकि नेकेड आई से देखने पर वो हमें कैसा लगता है, स्मूथ ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो पेन है, इस पेन को देखने पर मुझे यही लग रहा है कि इसका सरफेस बहुत ही स्मूथ है। देखना क्या, अगर मैं इस सरफेस को, इस पेन के सरफेस को मैं अगर टच भी करूं तो टच करने पर भी मुझे यही फील हो रहा है कि इस पेन का सरफेस कैसा है, बहुत ही स्मूथ है। इस चीज को आप अपने घर पे भी जो है ना एक्सपीरियंस कर सकते हो। भाई आपके पास भी पेन होगा, पेंसिल होगी, उस पेन या पेंसिल के सरफेस को देखो, सरफेस को देखने के बाद आपको लगेगा कि अरे वाह कितना स्मूथ है। उसको टच करके भी देखो ना, आप ही का तो पेन है, तो उस सरफेस को जब आप टच करके देखोगे तो भी आपको यही रियलाइज होगा कि सरफेस बहुत स्मूथ है। लेकिन जब आप इन ऑब्जेक्ट्स का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे ना तो कुछ अलग ही आपको नज़ारे दिखने वाले हैं। जब आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे ना इन ऑब्जेक्ट्स का, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, जो सरफेसेस हमको बिना माइक्रोस्कोप के स्मूथ दिख रहे हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिख रहे हैं, रफ दिख रहे हैं। काफी रफ सरफेसेस होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स के, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। When we see through a microscope, it is found that the surfaces of all the objects have rough edges. Some of the particles on the surface of objects are in the form of tiny hills, while others form grooves. The tiny hills and grooves on the surfaces of the objects are called irregularities of surfaces. क्या मतलब, देखो यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा आपके सामने। ग्रीन कलर का क्या है, एक छोटा डब्बा है, उसके ऊपर हमने ब्राउन कलर का एक दूसरा डब्बा रखा है। अब देखा जाए तो दोनों ही डब्बे कैसे हैं, बड़े स्मूथ हैं। इनके सरफेसेस को अगर आप बिना माइक्रोस्कोप के देखोगे, नेकेड आई से देखोगे, तो आपको दिखाई देगा कि भाई ग्रीन जो डब्बा है इसका सरफेस भी स्मूथ है, जो ब्राउन डब्बा है इसका सरफेस भी स्मूथ है। लेकिन जब इन दोनों ही बॉक्सेस के सरफेसेस को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिलने वाला है। देखो यहाँ पे ब्राउन जो आपके पास डब्बा है उसके सरफेस में देखो, कभी कुछ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कुछ हिल्स दिखाई दे रहे हैं, फिर कुछ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, फिर कुछ हिल्स दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली जो ग्रीन वाला आपके पास डब्बा है उसका सरफेस देखो, कभी आपको इसमें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कभी कुछ पहाड़ दिखाई देगा, फिर गड्ढे, फिर पहाड़, फिर गड्ढे, फिर पहाड़। तो आपको ग्रूव्स यानी कि गड्ढे और हिल्स यानी कि पहाड़ लगातार जो है ना दोनों ही डब्बों के सरफेसेस पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सरफेसेस पे ग्रूव्स और हिल्स दिखाई देते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सरफेसेस की इर्रेगुलरिटी। कि सरफेस कैसे है, बहुत ही इर्रेगुलर है ना। देखो ना यहाँ पे, अगर सरफेस बिल्कुल ऐसा होता तो आप बोलते कि सरफेस कैसा है, बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही रेगुलर है। लेकिन लगातार नदी पहाड़, नदी पहाड़, नदी नहीं, गड्ढे जो है ना आपको दिखते ही जा रहे हैं, कभी पहाड़ कभी गड्ढे। तो ये जो पहाड़ और गड्ढों का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट के सरफेस को इर्रेगुलर बना रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलरिटी ऑफ सरफेसेस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हेन वी ट्राई टू मूव वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, the irregularities present on their surfaces get entangled or locked with one another। अब आप बोलोगे कि मैम हम तो फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, अचानक से हम सरफेसेस की रेगुलरिटी या इरेगुलरिटी के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो इरेगुलरिटी है ना सरफेसेस की, यही फ्रिक्शन का जो है ना, फ्रिक्शन की जड़ है, यही फ्रिक्शन को कॉज करती है। क्यों, आप खुद ही सोचो ना, अगर इन दोनों ही डब्बों को एक दूसरे के ऊपर मैं स्लाइड करूं, सपोज ग्रीन वाले डब्बे को मैं, मतलब जो ब्राउन वाला जो डब्बा है, ऊपर वाला जो बॉक्स है, इसको अगर मैं ग्रीन बॉक्स के ऊपर क्या करूं, स्लाइड करूं, तो देखने में तो इनकी सरफेसेस काफ़ी स्मूथ है, लेकिन असलियत तो हमें अब पता चली है कि इनकी सरफेसेस कैसे हैं, रफ हैं। तो जब मैं ग्रीन बॉक्स के ऊपर ब्राउन वाला बॉक्स क्या करूंगी, स्लाइड करूंगी। कैसे, तो सपोज मैंने क्या करा है, इस बॉक्स को पुश किया है, क्या किया मैंने, ब्राउन बॉक्स को मैंने ऐसे पुश किया है ग्रीन बॉक्स के ऊपर। तो होगा क्या, जो ब्राउन बॉक्स है वो, ये ब्राउन बॉक्स है, ये ग्रीन बॉक्स है, तो ब्राउन बॉक्स हम बोलते हैं कि ग्रीन बॉक्स के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो इनकी स्लाइडिंग के दौरान इन दोनों ही बॉक्सेस के जो सरफेसेस है ना, वो आपस में क्या करेंगे, आपस में आप बोल सकते हो कि घसीट जाएंगे एक दूसरे से। देखो ना, इसके सरफेस, इसका सरफेस भी इरेगुलर है, इसका सरफेस भी जो है इरेगुलर है। तो दोनों ही सरफेसेस की जो इरेगुलरिटीज होंगी ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, फंस जाएंगी, एक दूसरे में उलझ जाएंगी। कुछ इस तरीके से आपको जीआईएफ यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट की
का सरफेस है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का आपको सरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो जब हम दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को या एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करवा रहे हैं, स्लाइड करवा रहे हैं, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस की जो इररेगुलरिटीज हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे में उलझती जा रही हैं, एंटेंगल हो रही हैं। देखो यहाँ पे यानी कि इंटरलॉक हो रही हैं। द इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज of two surfaces oppose the motion of one object over the other and gives rise to force of friction। आई बात समझ में? इसीलिए हम ये देख रहे थे कि सरफेसेस, हमारे ऑब्जेक्ट्स के जो सरफेसेस हैं वो रेगुलर हैं या इररेगुलर हैं। तो क्योंकि सरफेसेस के ऊपर क्या है, इररेगुलरिटीज हैं, और ये इररेगुलरिटीज आपस में उलझ जाती हैं। कब? जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करवाने की या मूव करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि दोनों ही इररेगुलरिटीज, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की जो सरफेसेस हैं उनकी इररेगुलरिटीज क्या हो जाती हैं, आपस में उलझ जाती हैं, इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसके कारण opposes the motion of one object, और उलझने के कारण ही एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ना मूव नहीं कर पाता है, और वहीं से हम बोलते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। Thus, friction is caused by the interlocking of irregularities in the surfaces of the two objects which are in contact with each other। अगर हम दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए ही ना, हमको पता है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो कैसा है, इररेगुलर है, दोनों की सरफेसेस पे इररेगुलरिटीज हैं। लेकिन अगर हम दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के पास लेकर के आ ही ना, कांटेक्ट में लेकर के ना आए, तो क्या होगा, कोई भी जो है ना उनकी इररेगुलरिटीज आपस में फंसेंगी नहीं, उलझेंगी नहीं, है ना, इंटरलॉकिंग नहीं होगी, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस से क्या करते हो, कांटेक्ट में लेके आते हो, दोनों ही सरफेसेस, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस पे जो इररेगुलरिटीज हैं वो आपस में फंस जाती हैं, उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। और इस इंटरलॉकिंग के चलते हुए अगर आप एक बॉक्स को या एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के ऊपर मूव करवाते हो, तो क्योंकि उनकी इररेगुलरिटीज कैसी हैं, आपस में फंसी हुई हैं, एंटेंगल्ड है, तो इस फंसे होने के कारण जो ऑब्जेक्ट है ना वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर ही नहीं पाता है। तो हम बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कोई रोक रहा है हमारे ऑब्जेक्ट को मूव होने से। कौन रोक रहा है? तो फ्रिक्शन रोक रहा है। ठीक है, तो आई होप फ्रिक्शन का कॉज आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? When we attempt to move one object over the other, we have to apply a force to overcome interlocking of the irregularities in their surfaces। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में ना लाएं, तो उनकी जो सरफेसेस पे इररेगुलरिटीज प्रेजेंट हैं वो आपस में उलझेंगी नहीं, उनकी इंटरलॉकिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप दो ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लेके आते हो, उनकी सरफेसेस पे जो इररेगुलरिटीज हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं। तो आप कितना भी जो है ना फोर्स लगा लो, वो इंटरलॉकिंग इतनी पक्की होती है कि जो बॉक्स है, जो ऑब्जेक्ट है, वो मूव करता ही नहीं है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन अगर आपने इतना फोर्स लगा लिया कि इस इंटरलॉकिंग को आप क्या कर पा रहे हो, इस इंटरलॉकिंग को आप ओवरकम कर पा रहे हो, तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो ये पूरा खेल किसका होता है? आपके द्वारा लगाए गए फोर्स का होता है कि आप कितना लगा रहे हो। इसीलिए हमने सेशन की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर हम स्मॉल अमाउंट का फोर्स लगाते हैं तो बॉक्स मूव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ग्राउंड के सरफेस पे जो इररेगुलरिटीज हैं वो बॉक्स के सरफेस पे प्रेजेंट इररेगुलरिटीज से क्या हो गई हैं, उलझ गई हैं, फंस गई हैं, एक दूसरे में इंटरलॉकिंग हो गई है। तो जब तक आप ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तब तक आप इस इररेगुलरिटी को क्या नहीं कर सकते हो, ओवरकम नहीं कर सकते हो। और जब तक ओवरकम नहीं करोगे तब तक आपका बॉक्स मूव नहीं होगा। More the roughness of a surface, larger is the number of irregularities on its surface and hence greater will be the friction। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा irregularities होंगी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर, उतना ही ज्यादा जो है ना उस ऑब्जेक्ट का सरफेस क्या कहलाएगा, रफ कहलाएगा। और ऐसे रफ सरफेस पे आप बोल सकते हो कि जो फ्रिक्शन है वो भी कैसा लगेगा, ज्यादा ही लगेगा। Thus the force of friction is greater if वेरी रफ सरफेसेस आर इन्वॉल्व। अगर बहुत ही रफ सरफेसेस इन्वॉल्व हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है। आई बात समझ में? क्यों लगेगा ज़्यादा? क्योंकि जितनी रफ सरफेस होगी इसका मतलब क्या, उतनी ही ज़्यादा इररेगुलरिटीज़, और जितनी ज़्यादा इररेगुलरिटीज़ उतनी ही ज़्यादा आप बोल सकते हो कि उनके बीच में एंटेंगलिंग, यानी कि उनके बीच में इंटरलॉकिंग।
और जितनी ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगी आपको उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए। In the above figure, we have a highly magnified diagram of the surfaces of two wooden blocks A and B kept one over the other। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपके पास दो वुडन जो है ना बॉक्स हैं A और B, ठीक है ना। फिर क्या बोला गया यहाँ पे, when we attempt to move one object over the other, we have to apply a force to overcome interlocking of the irregularities in the surface। इधर हम पढ़ चुके हैं ना, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Please note that the rough surfaces of these wooden blocks having lot of irregularities। ठीक है, जिन दो ब्लॉक्स की हम बात कर रहे हैं, वुडन ब्लॉक्स ही, उन दोनों की सरफेसेस पे हम बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, irregularities हैं। When we pull the upper wooden block A over the lower wooden block B by applying a force, then the irregularities of their rough surfaces get entangled or locked with one another। अब जैसे ही ऊपर वाले बॉक्स को हम नीचे वाले बॉक्स के ऊपर क्या करेंगे, खिसकाने की कोशिश करेंगे, मूव करवाने की कोशिश करेंगे, तो दोनों ही बॉक्स के सरफेसेस पे जो irregularities प्रेजेंट है वो आपस में क्या हो जाएंगी, फंस जाएंगी, एंटेंगल हो जाएंगी, इंटरलॉकिंग हो जाएगी irregularities के बीच में। आपको दिखाई दे रहा होगा ये बॉक्स नीचे वाला है, ये बॉक्स बी है, ये बॉक्स ए है। जैसे ही मूव कराएंगे तो दोनों की सरफेसेस के ऊपर जो इररेगुलरिटीज है वो क्या हो जाएंगी, आपस में इंटरलॉक हो जाएंगी। आई बात समझ में। तो आप फोर्स कहाँ लगा रहे थे, यहाँ लगा रहे थे, ताकि मोशन जो है ना इस वाले बॉक्स का वो कहाँ हो, इधर की तरफ हो। फिर इसके बाद में दिस इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस गिव राइज टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोजेस द मोशन ऑफ अपर ब्लॉक ए over the lower block B। We are able to move block A over the block B because we apply sufficient muscular force while pulling to undo the interlocking surfaces and overcome the opposing frictional force। हुआ क्या कि जैसे कि मैंने आपको बताया irregularities की जो इंटरलॉकिंग है वो तो हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो, अच्छा देखो, इंटरलॉकिंग हुई जिसके कारण हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन लगा। कहाँ लगा, तो इस तरफ लगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि हम क्या रहे थे, हम ब्लॉक ए को बी के ऊपर क्या कर रहे थे, मूव करवा रहे थे। कैसे, तो इसको पकड़ करके हम खींच रहे थे, तो हम फोर्स कहाँ लगा रहे थे, टुवर्ड्स राइट। तो मोशन कहाँ होगा, टुवर्ड्स राइट, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। आई बात समझ में। तो ये जो मोशन हो रहा है ब्लॉक ए का ओवर ब्लॉक बी, ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया है ना वो फ्रिक्शन से कैसा है, बड़ा है। तो इस बड़े फोर्स ने क्या करा, इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम कर लिया, जिसके कारण ब्लॉक ए को ब्लॉक बी के ऊपर जो है ना हम मूव करा पाए। देखो यहाँ पे यही लिखा गया है कि वी आर एबल टू मूव ब्लॉक ए ओवर ब्लॉक बी बिकॉज वी अप्लाई सफिशिएंट मस्कुलर फोर्स व्हाइल पुलिंग टू अनडू द इंटरलॉकिंग। यानी कि जो भी बॉक्सेस के सरफेसेस पे जो इंटरलॉकिंग हुई है इररेगुलरिटीज की, उस इंटरलॉकिंग को अनडू करने के लिए हम सफिशिएंट मस्कुलर फोर्स लगाएंगे। और एक बार इंटरलॉकिंग क्या हो गई, खुल गई, अनलॉक हो गई, तो फिर हम बोलते हैं कि बॉक्स क्या करेगा, दूसरे बॉक्स के ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। The block A moves over block B only when the pulling force applied by us becomes greater than the force of friction holding them together। सीधी सी बात है, ब्लॉक A ब्लॉक B के ऊपर तभी मूव करेगा जब हम जो पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं वो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, then the force of friction holding them together। वो वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि दोनों ही बॉक्सेस को क्या करा है, पकड़ के रखा हुआ है, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से जब तक हम ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक इंटरलॉकिंग जो है ना अनलॉक नहीं होगी और ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर आप बोल सकते हो कि मूव नहीं करेगा। अगर मूव कर रहा है इसका मतलब क्या कि हमने जो फोर्स लगाया है ना पुलिंग फोर्स वो बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्शन इज स्मॉल फॉर स्मूथ सर्फेसेस लाइक ग्लास एंड आइस, फ्रिक्शन इज मच ग्रेटर फॉर रफ सर्फेसेस लाइक सैंड पेपर एंड कंक्रीट। तो ग्लास और आइस ये काफ़ी स्मूथ सरफेसेस होते हैं, तो इन पे जो फ्रिक्शन होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। अगर हम बात करेंगे कंक्रीट रोड की या सैंड पेपर की, तो इनसे जो फ्रिक्शन मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इनके जो सरफेसेस हैं वो काफ़ी रफ होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज के इस सेशन में हमने फ्रिक्शन को काफ़ी हद तक जो है समझ लिया है, पढ़ लिया है। फ्रिक्शन क्या होता है, उसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वो हमने पहली चीज़ सीख ली है। इसके अलावा फ्रिक्शन जो फोर्स है
फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसका डायरेक्शन क्या है वो भी हमने समझ लिया है। इसके अलावा फ्रिक्शन का कॉज क्या है, क्यों आखिर फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आता है, वो भी हमने चीज़ समझ ली है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर का एक और नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल के ऊपर, वहाँ पे टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करोगे, उसको सर्च करोगे, आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे, आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे, आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपके पास क्लास 12th से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। अब सपोज आपको क्लास 8 के सब्जेक्ट देखना है, तो आप क्या करोगे, क्लास 8 पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लास 8 में जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं वो सभी के सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, क्लास 8 की साइंस देखनी, तो आप क्या करोगे, क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट पे जाकर के क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा CBSE 8 साइंस NCERT बाय विभूति खरे। अब अभी तक हमने क्लास 8 साइंस के जितने भी चैप्टर्स कर लिए हैं या जो भी हम अभी कर रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स के सभी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास 8 साइंस का आपको फर्स्ट चैप्टर ही देखना है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाला। जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा क्या, इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला। तो कुछ इस तरीके से आप इस चैप्टर के सभी लेक्चर्स देख सकते हो, ना सिर्फ इस चैप्टर के बल्कि सभी चैप्टर्स के। तो YouTube पे आपकी जो कंप्लेंट होती है कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मिलती भी है तो उसमें जो वीडियोस का जो सीक्वेंस है वो काफ़ी ऊपर नीचे होता है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किसके कौन से लेक्चर के बाद में कौन सा पढ़ें। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो ऐसे यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के नोट्स भी होते हैं अवेलेबल। So do visit our official website magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.